आपका काम हो जाएगा। देखना, हम कुछ भी नया नहीं बताने वाले हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन में ही बोलेंगे और आप लोग सोचोगे कि हाँ ऐसा है या नहीं। एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि प्रश्न में ही समझो, कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न को लगाने के लिए, इसको लगाने के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली सोचने की जरूरत है। बताओ, कह रहा 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 5 से कटनी चाहिए। कह रहे हैं 5 से क्या होना चाहिए? 5 से डिवाइड होनी चाहिए और 3 होनी चाहिए, 3 ठो। 5 से डिवाइड होनी चाहिए और 3 ठो होनी चाहिए, लेकिन कैसे? क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली। बताओ, जैसे नंबर शुरू करते हो पढ़ना 1 2 3, तो सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से कटता है? 5 ही तो है, 5 ही तो है। सबसे पहला नंबर 5 ही है जो 5 से कटता है। बताओ, इसके बाद अगले, इसके अगले क्रम में कौन सा आएगा? 10 आएगा। समझ गए? 10 के बाद कौन आएगा? इनको क्रमागत बोलते हैं। गलत हैं? जैसे आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7, ये प्राकृतिक संख्याओं का क्रमागत रूप है। लेकिन आप कह रहे हो 5 से कटने वाली, तो 5 10 15 20 25 30 35 40, ये 5 से कटने वाली क्रमागत है। समझ पाए? बोलो। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं मान सकते कि पहली संख्या 5 है, दूसरी 10 है, तीसरी 15। अगर डायरेक्ट मान लिए तो 3 ठो तुम मान ही लिए। माना तीनों संख्या, पहली 5 है, दूसरी 10 है, तीसरी 15 है, तो बड़ी संख्या कौन है? सर जी 10 सबसे बड़ी 15 है। बोलो, ऑप्शन में देखोगे मिलेगा ही नहीं। हमें क्वेश्चन के हिसाब से लगाना। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 से विभाज्य होनी चाहिए और 3 ठो होनी चाहिए और क्रमागत होनी चाहिए और प्राकृत होना चाहिए। प्राकृत मतलब हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं सदैव क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। समझे पाए? अब देखना ध्यान से, 5 से तभी कटेगी, बोलो, जब उसके आखिरी में 0 आता हो, या फिर हम मान लें, या फिर हम क्या करें? हमने मान लिया कि माना जो पहली संख्या है वो x है, जो कि 5 से क्या है? विभाज्य है। हमने खुद माना है, देखने से नहीं लगेगी, हमने कहा है कट रही है। समझे पाए? ठीक। अगर ये ना लिखते तब गलत था, सर जी x कैसे 5 से कट सकता है? लेकिन हम कह रहे हैं कि x की जगह पे जो भी संख्या रखी गई है वो 5 से कट जरूर रही। काम खत्म। अब बताओ, अगर हमको पहली संख्या मिल गई थी 5, अगली वाली प्राकृत पता करने के लिए 5 तो जोड़ते थे। कोई भी संख्या 5 से कट रही है, फिर 5 जोड़ोगे तो अगली जो मिलेगी वो 5 से ही कटेगी। 5 से कट रही थी, अगली वाली पता करनी है, 5 जोड़ो 10 मिलेगी, 5 से कटेगी। 10 में 5 जोड़ो 15 आएगा, 5 से कटेगी। मतलब अगर हमें 5 से विभाज्य क्रमागत संख्या चाहिए तो 5 जोड़ते चले जाइए। बस किसी भी 5 से डिवाइड होने वाली संख्या में 5 जोड़ते चले जाइए, अगली जो प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? 5 से डिवाइड होने वाली होगी। बताओ, अगर हमारा x 5 से विभाज्य है तो इसमें कितना जोड़ दें कि अगली वाली मिल जाएगी? 5 जोड़ देंगे तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी? x + 5। ठीक। अब बताओ, अगर x 5 से कट रहा है तो 5 में 5 जो, मतलब इसमें या 5 और जोड़ देंगे तो जो भी आएगा 5 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। समझ पाए? बताओ, 2 मिल गई। बताओ, अगली वाली चाहिए तो यहीं 5 जोड़ो, x + 5 फिर +5, मतलब कितना? x + 10, यही तो होगा। तो चाहे डायरेक्ट लिखते x + 10, चाहे ऐसे समझ लो। समझ पाए? पिछली वाली में 5 जोड़ा, ये देखो पिछली वाली में 5 जोड़ा, अगली वाली मिल गई, तो 3 क्रमागत संख्याएं मिल गई। पहली क्रमागत संख्या है x, दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? ठीक। चाहे ये कहो और चाहे डायरेक्ट ये कह दो। समझ पाए? अच्छा बताओ, अगली वाली होती तो x + 15, अगली वाली। ठीक। इतना हमने, इतनी लाइन को ओके किया है खाली, बस। समझ पाए? हमने कुछ नहीं किया, जो वो कह रहा था वही हमने कर दिया। अब हमको पता है, कह रहा है कि संख्याओं का योग 225 है। कह रहे हैं ये जो तीनों संख्याएं हैं इनको अगर जोड़ लोगे तो कितना आएगा? यानी कि बीच में प्लस का निशान, बीच में प्लस का निशान, तो टोटल कितना आएगा? खुद कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बताओ, 225 आ रहा है। x वाले आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 3x। बोलो ना, x x x, 3 ठो है ना, 3x, और 5 और 10 अंक अंक में जुड़ेगा और ABCD में जुड़ेगी, चर में, अचर में, बराबर में क्या आएगा? 225। देखो बन गया समीकरण, चर एक तरफ। बताओ, 3x = 225 - 15। बस बताओ, 3x बराबर कितना आएगा? 210। x की वैल्यू निकालने के लिए 3 कहाँ जाएगा? x = 210/3। मैक्सिमम सबको तो पता चल गया होगा ना कि कब गुणे में रहेगा, कब बटे में जाएगा। 6 महीने में कुछ ना सीख पाए होगे, इतना तो पता चल गया होगा ना कि गुणे वाली वैल्यू कहाँ जाती है।
3 एकम 3, 3 सते 21, 3 शून्य 0। बोलो भैया कितना आएगा? 70। बताओ पहली वाली तुम्हारी x थी ना, तो पहली वाली x थी तो पहली x की वैल्यू क्या आई? 70। अगली वाली में 5 जोड़ो क्या आएगा? अगली वाली में 10 जोड़ो क्या आएगा? बोलो 5 5 जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा। बोलो 70 75 80। और कह रहा था सबसे बड़ी वाली कौन सी है? देखो 80 ऑप्शन में आ रहा होगा, लगा दे। कठिन लग रहा है? बोलो, समझाने के लिए इतना लंबा कर दिया, वरना मुझे बानी लगा सकते हो इसको। ठीक, ऑप्शन से भी लग जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? फिर दूसरा देखिए, ये प्रश्न बढ़िया है। ये प्रश्न बढ़िया इसलिए है क्योंकि ये आसान बहुत है, थ्योरी बड़ी भारी दे दिया है। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको खाली रीजनिंग का वेन डायग्राम बनाना है बस। क्या करना है? सबको पता होगा रीजनिंग का वेन डायग्राम कैसे बनता है। ध्यान सुनिए, सबसे पहली बात, ये परसेंटेज का एक टाइप है। क्या है? परसेंटेज का एक टाइप है और उसी तरीके से लगेगा, लेकिन आसान बहुत है। कुछ नहीं, जो कहें वो करते चले जाओ, आपका उत्तर आपके सामने होगा। इन्होंने कहा किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो हमने ये बना लिया, हमने ये कर दिया इंग्लिश कितने, लेकिन हमको नहीं पता फेल हुए के पास, अभी नहीं पता है। इन्होंने कहा 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में। ये टाइप मेरे ख्याल से नीचे वाले बोर्ड पर पढ़ाया गया था, मुझे अब भी याद है। थोड़ी उस वहाँ पे हुआ था, थोड़ा यहाँ पे हुआ था। फिर कह रहा है कि 85% किस में? गणित में। ठीक, बोलो। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? 75% दोनों में, यानी कि मैथ प्लस इंग्लिश कितने? दोनों में। आखिरी में बोला है क्या? उत्तीर्ण हुए। मतलब ये कि इंग्लिश में 80% पास, मैथ में 85% पास, बोलो, और मैथ और दोनों में 75% पास। अब एक बात बताओ, जो 3 डेटा दिए गए हैं, तीनों में पास पास है कि तीनों में फेल फेल है? तो ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे टाइप हैं। किसी किस्म कहता है यहाँ पे फेल फेल दे देगा, यहाँ पे पास दे देगा। तो हमेशा ध्यान देना, यहाँ पर जो कुछ भी दिया होगा उसी के हिसाब से सबको चेंज करना होता है। अगर यहाँ फेल दिया होता तो यहाँ सबको फेल बनाते, तब उत्तर आता, तो नहीं आएगा। अगर यहाँ होता 75% फेल, तो इनको भी फेल बनाते। बताओ, अगर किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 80% पास हुए तो फेल कितने हुए? तब हम फेल से आंसर लाते। अगर यहाँ फेल दिया होता तो सबको फेल करते, तब आंसर आता। यहाँ जो कुछ भी दिया होगा उसी तरीके का यहाँ बनाओगे तभी उत्तर आएगा, वरना उत्तर नहीं आएगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ। ठीक, सबको सेम करना पड़ेगा, या तो सबको फेल फेल करना पड़ेगा, या तो सबको पास पास करना पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ से पता चलेगा कि सबको फेल करना है कि पास करना है? वो यहीं से पता चलेगा। ठीक, यहाँ पास होंगे तो सबको पास पास बना लेंगे, अगर यहाँ फेल होंगे तो सबको, समझ गए? अब बताइए, और ये पहले से बना बनाया है, ये पहले से बना बनाया है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस बताइए, अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम से थोड़ा ये और आसानी से जल्दी समझ में आ जाता है। देखिए इधर करते हैं, यहाँ पे एक ये गोला हो गया इंग्लिश का। कौन सा गोला है ये? तो ये कह रहे हैं इंग्लिश में कितने? 80% क्या हुए हैं? पास। बना दिया हमने। बोलो, एक बात बताओ, हम इतना पता कर लें कि पूरी परीक्षा में कितने लोग पास हुए। अब तुमको पता है किसी भी जगह पर, किसी भी विद्यालय में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? 100%। अब बताओ, अगर 80% ये 80% इंग्लिश में क्या हुए हैं? हम इस पूरे प्रश्न में खाली निकालेंगे टोटल कितने % पास हुए हैं। चाहे वो एक भी, भाई दोनों विषय में पास हुए होंगे तब भी पास माने जाएंगे, एक में पास होंगे तब भी पास माने जाएंगे। जब दोनों में, फिर ये क्या कर रहे हैं? कुल संख्या बतानी है आपको। बोलो, और यहाँ देखो संख्या में किसकी संख्या दी है? दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। तो हमको परसेंटेज में अनुत्तीर्ण मिल जाए। बोलो, हमको परसेंटेज में अनुत्तीर्ण मिल जाए, बराबर में 40 रख देंगे, उत्तर निकल आएगा। अब बताइए, बाई चांस हम आपसे इसमें क्वेश्चन लगाने के बाद हमको आखिरी में पता चले कि 70% पूरे विद्यार्थी पास हैं, पूरी परीक्षा में 70% पास हैं, तो फेल कितने? यानी कि 30% बराबर 40 के, ये अनुत्तीर्ण वाले हैं ना। 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो हमें ये पता करना है ना भाई, ये पता करना है कि फेल कितने हुए। बस ये जो दिया है दोनों में फेल हुए, ये उल्लू बनाने का तरीका है। भाई एक में फेल हो तब भी फेल हो, और दोनों में फेल हो तब भी फेल हो। तो हम पूरी परीक्षा में पता करें ना कि फेल कहाँ है। बताइए, तो ये 80% इंग्लिश में पास, ये बना लिया। और मैथ में कितने हैं? 85%। हमने जानबूझकर इस गोले को दूसरे वाले गोले से क्रॉस करते हुए बनाया। क्यों?
क्योंकि दोनों विषयों में भी तो पास हैं, तो दोनों विषयों में ये वाला गोला है, दोनों विषयों में कितने पास हैं? 75%। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा भैया, हमें निकालना है केवल पास कितने हैं, बताइए। केवल यहाँ पे जो बच्चे हैं इंग्लिश वाले, वो 80% इंग्लिश में पास हैं, लेकिन इंग्लिश वाला गोला मैथ से भी तो होके गया है, बोलो। मतलब यहाँ पे कुछ इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में भी पास हैं, यहाँ पे कुछ मैथ वाले बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी पास हैं, और यहाँ पे दिया है मैथ और इंग्लिश में कितने पास हैं। ऐसे प्रश्न का उत्तर हमेशा केवल और केवल से आता है। किससे आता है? कुछ नहीं करना है, बताओ। अगर 80% पूरे में पास हैं, अगर हम 75 इसमें से घटा दें तो केवल मैथ के, केवल इंग्लिश के निकल आएंगे, निकल आएंगे। हमको केवल इतने चाहिए, हमको इतने चाहिए। अगर हम 80 में से 75 ये वाला माइनस कर दें तो केवल इसके निकल आएंगे, नहीं। तो 80 में से 75 माइनस करो, क्या आएगा? 5% काहे में? इंग्लिश में पास। बस ऐसे यहाँ माइनस कर लो। 85 में से कितना माइनस करोगे? 75, ताकि हमको प्योर पता चल जाए कि केवल और केवल मैथ में कितने पास हैं। बोलो, 85 में से 75 माइनस करो, मैथ में पास हुए कितने? 10%। काम खत्म। पूरी परीक्षा में केवल और केवल इंग्लिश में 5% पास। बोलो, केवल और केवल मैथ में कितने? 10% पास। बोलो, और दोनों सब्जेक्ट में कितने पास? 75%। बताओ, ये भी पास हैं, ये भी पास हैं, ये भी पास हैं। ये केवल इंग्लिश वाले पास, ये केवल मैथ वाले पास, ये दोनों में केवल और केवल पास, दोनों में। अब बताओ कितना आया टोटल? टोटल परीक्षा में 90% बच्चे पास हुए हैं। समझ पाए? निकल आया। बताओ, अगर टोटल परीक्षा में 90% पास हुए तो फेल कितने हुए? तो फेल हुए हैं 10%। और सवाल में देखो आखिरी में कहा है 40 विद्यार्थी फेल हुए। हमारे हिसाब से 10% विद्यार्थी फेल हुए, इनके हिसाब से 40 फेल हुए। दोनों आपस में क्या है? तो हो जाएगा 10% बराबर किसके? 1% बराबर 40/10 के। और बताओ, पूरे विद्यालय में कितने लोग थे? 100 से गुणा करवा दो, 0 कटेगा, 4 × 100। तो पूरे, देखो क्या पूछ रहा था, कुल कितनी संख्या परीक्षार्थियों की? 400। बस केवल क्या करना है? माइनस करके केवल पास वाले जोड़ लेना है। अब केवल पास वाले मिल गए तो फेल वाले भी मिल जाएंगे, और फेल वालों की संख्या दी है तो फेल वालों को निकाल लिए। समझ पाए? सिर्फ पहुँच की। अब ध्यान सुनो, अब जो टॉपिक आपके उसमें चल रहा है डेली वाले मैथ में, उसका नाम क्या है? नाव तथा धारा। नाव तथा धारा के बाद टाइम एंड वर्क पढ़ोगे, कार्य तथा समय पढ़ोगे। कार्य तथा समय के बाद औसत अगर पढ़ाएंगे तो आपको उसमें एक टाइप मिलेगा। ये अगर औसत, हाँ हो सकता है औसत ही चलेगा कुल मिला के, तो औसत का एक टाइप है। अच्छा, ये प्रश्न कौन से टॉपिक का है? औसत का एक टाइप है, जो कि आयोग का भी एक फेवरेट टाइप है। सुने? अब देखिए कितना आसान है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहली बात, औसत का प्रश्न लगाने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं है, कुल मिला के वो एक तरीका है। औसत का एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये फॉर्मूला नहीं है, एक तरीका है खाली, बस राशियों की संख्या। समझ पाए? हम ऐसे बच्चों को हमेशा बता देते हैं कि बस इसको दिमाग में रख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, औसत का प्रश्न ध्यान सुनिएगा, हम जो बोल रहे हैं बुक के हिसाब से तो फॉर्मूला ये है, पर हमारे हिसाब से, लगाने के हिसाब से हम जो बोल रहे हैं वो फॉर्मूला है। कभी भी औसत का प्रश्न औसत से नहीं लगता, फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला क्या है? औसत का प्रश्न औसत से नहीं लगता है, योग से लगता है। इतना दिमाग में रख लीजिए बस। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन औसत का हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपने दिमाग में रख लीजिए कि औसत का प्रश्न कभी भी औसत से नहीं लगता है। किससे लगता है? यानी कि आप देख रहे हो ये फॉर्मूला दिया है, औसत बराबर राशियों के बटे राशियों की संख्या। ये गया भाड़ में। बस दिमाग में रख लो कि सर जी उत्तर तभी आएगा जब हम इसका योग निकालें। क्या करें? राशियों के योग से ही उत्तर आएगा। मैं फिर बता दे रहा हूँ, उत्तर कैसे आएगा? और फॉर्मूला दिया है औसत का, लेकिन आंसर किससे आता है? राशियों के योग से। सारे प्रश्न लग जाएंगे। अब देखिए कैसे लगाते हैं। यानी कुल मिला के हमें इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हर बार हर स्टेप पर योग निकालने की जरूरत है।
किसके क्या निकालने की जरूरत है? अब देखो योग कैसे निकलेगा। योग ये है ना, अगर राशियों की संख्या यहाँ ले जाकर गुणा करा दो योग निकल आएगा। बोलो ना, ये बटे में यहाँ जाके गुणा नहीं हो जाएगा? बोलो, अगर औसत के साथ राशियों की संख्या का गुणा करवा दो तो क्या निकलेगा? हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। तो राशियों का जो योग निकालने का तरीका है, राशियों का योग निकालने का जो तरीका है, औसत के साथ किसका गुणा करा दो? बोलो, राशियों की संख्या का अगर गुणा करा दोगे तो क्या निकलेगी? बोलो, राशियों का योग निकला है। क्यों? क्योंकि औसत के प्रश्न में योग निकालना ही सबसे पहला काम है, और योग निकालते निकालते आपका उत्तर आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। चलिए बताते हैं योग कैसे होता है। इसको हटा दीजिए, ऐसे सुनिए, मेरी बात ध्यान सुनिए, ऐसे ही बताते एग्जाम्पल, ताकि जान तो लो कि कैसे योग निकलेगा। मान लिया 2 बच्चे हैं, क्या हैं? 2 बच्चे। हमने कहा 2 छात्र, मतलब ये हो गई राशियाँ। कितनी राशियाँ हुई? ठीक। हमने कहा 2 छात्र हैं, उनकी आयु का औसत 16 वर्ष है। समझ गए? अब ध्यान सुनिएगा। हमने कहा कि 2 छात्र हैं, उनकी आयु का औसत 16 वर्ष है। तो राशियाँ कितनी हैं? 2। औसत कितना है? 16। बोलो, तो 16 का 2 में गुणा करा दो बस, कितना आएगा? तो 32 साल योग है। समझ पाए? ऐसे योग निकलता है। हम आपसे कहें 5 लोग हैं, उनकी औसत, उनका औसत वजन 5 किलो है। उनका औसत वजन कितना है? 5 किलो है। योग बताओ, तो गुणा करा दो बस। समझ पाए? बोलो, 10 लोग हैं, उनकी औसत आयु 10 साल है। गुणा करा दो बस, कितना आएगा? बस इसी से प्रश्न का उत्तर आता है। नहीं कर पाओगे? जैसे मान लिया आपकी क्लास में 20 लोग हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे की जो औसत आयु है, आयु वो 5 वर्ष है। बताओ, 20 लोग हो, 5 वर्ष है, बताओ कितना आएगा? 100। समझ पाए? नहीं, गुणा करा देने से क्या मिलता है? औसत निकाला। तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। बोलो, विद्यार्थी कितने हैं? औसत कितना है? तो उत्तर कैसे आएगा? दोनों का गुणा करवा के। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे, इधर राशि हैं, ये राशि हो गई, और ये हो गया राशि गुणे औसत बराबर क्या आता है? योग। यही तो होगा। तो राशियाँ कितनी हैं? 40। 40 लोग मतलब 40 राशियाँ। बोलो, औसत कितना है उनका? 18। ठीक। इधर जब 40 का गुणा 18 में करा दोगे कितना आएगा? तो उत्तर इससे आता है, ना तो इससे आता है, ना तो इससे आता है। उत्तर किससे आता है? योग से। समझ पाए? पहली लाइन हमको मिली, पहली बार हमने योग करा लिया। मतलब कह रहे हैं कि 40 विद्यार्थी हैं, जिनकी औसत जो एज है वो कितनी है? 18 साल है। यानी कि 18 गुणे 40 कराओ, कितना आएगा? यानी सभी बच्चों की जो टोटल होगी आयु वो 720 साल आएगी। अब तुम बताओ, यहाँ कोई 10 साल का होगा, कोई 12 साल का, कोई 15 10 का तो नहीं होगा, कोई 18, कोई 19, कोई 20, कोई 21। बोलो, 18, 19, 20, 21। बोलो, समझ रहे हो नहीं? तो अगर हमें सबका योग निकालना है कि सबकी उम्र जोड़ें, कितना आएगा? तो सबका अलग अलग जोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन हम इतना कह दें कि 20 लोग हो और उसमें से औसत जो आयु है वो 10 वर्ष है, 20 धम्मा तुरंत निकल आएगा। एक एक करके जोड़ना नहीं पड़ेगा। समझ पाए? बोलो, तो देखिए इधर ध्यान से, यही चीज़ यहाँ पर किया गया। राशियाँ 40 थी, यानी 40 लोग थे, और औसत आयु कितनी थी? तो 720 साल टोटल आ गया, यानी टोटल 720 साल आया। फिर देखिए, कह रहा 20 नए विद्यार्थियों के उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद, बताओ पहले कितने थे? 20 लोग और आ जाएंगे, कितना हो जाएगा? प्रश्न में ही तो कहा गया ना, प्रश्न में कहा गया कि 20 लोग और आए, कितने हो गए? अब 60 हो गए। हमने कहा कि प्रश्न में कहा गया, कह रहे कि 20 लोग नए आ गए तो हो गए 60 लोग। नए कक्षा में प्रवेश लेने के बाद कक्षा के विद्यार्थियों का औसत आयु 6 माह बढ़ गया। पहले औसत कितना था? अब 6 माह बढ़ गया। 6 माह का मतलब आधा साल बढ़ गया। पहले 18 साल था, पहले कितना था? 18 साल। अब आधा साल और बढ़ गया, 18.5। बोलो ना, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 18.5। योग निकालना पड़ेगा ना। अब 60 लोगों का योग निकालेंगे। तुम बताओ, यहाँ जितने लोग हो, 20 लोग हो, सबकी एज हम जोड़ लें वो पूछ के। मान लिया 200 आ जाए, कितनी आ जाए? उसके बाद 5 एडमिशन और हो जाएं, उनकी भी एज जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी? हो जाएगी ना ज़्यादा। वही हाल यहाँ पर भी है। पहले 40 लोग थे, तब 720 सबका उम्र का योग आ रहा था। अब 60 लोग हो गए हैं,
और 18.5 औसत आ रहा तो उम्र तो वैसे भी ज़्यादा हो जाएगी। बोलो तो बताओ, गुणा करा लें, ये जीरो का पीछे जरूर आएगा। बोलो 6 पंचे 30 के जीरो हासिल आया 3, और 6 अठे 48, 3 51 के 1 हासिल आया 5, 6 कम 6 5 11, और 1 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब नहीं होता है, मिटा दे इसको। बोलो बताओ, जब 60 बच्चे थे तो उनकी आयु थी 1110 साल, और जब 40 बच्चे थे तो 720 साल। बोलो अब एक बार बताओ, 40 से 60 होने पर किसकी वजह से उम्र बढ़ी 1110 हो गई? 20 बच्चों की वजह से। अगर 40 ही होते तो 720 आती उम्र, लेकिन 60 हो गए, उम्र कितनी हो गई? किसकी वजह से उम्र बढ़ी? 20 लोगों की वजह से, 20 बच्चों की वजह से क्या बढ़ी है? बोलो ना। अगर हम इधर 60 बच्चों की उम्र में से 40 बच्चों की उम्र घटा लें तो 20 बच्चे वालों की निकल आएगी नहीं निकलेगी? बोलो 20 बच्चों की एज निकल आएगी नहीं निकलेगी? निकल आएगी, क्योंकि सर जी जब 60 लोग हैं तो 1110 आता है, जब 40 लोग हैं तो 720 आता है। तो अगर घटा लेंगे तो किसका मिलेगा? 20 लोगों का मिलेगा, जो 20 जिसकी वजह से फर्क पड़ रहा है। एक बात बताओ, यहाँ 20 लोग हो, 20 लोग हो, मान लिया 20 लोग हो, सबकी वो एज जोड़ा 200 आ गया, एक नया एडमिशन हुआ उसकी भी एज जोड़ लिए 210 आ गया। अब बताओ 210 में से 200 घटा लें तो जो नया एडमिशन हुआ उसकी वो एज मिल जाएगी नहीं? कितनी? 10 साल। समझ पाए? तो ऐसे यहाँ पर भी है, जब 40 लोग थे तो 720 उम्र थी, एज आती थी। बोलो, और जब 60 लोग हो गए तो कितनी आ रही है? 1110। किसकी वजह से बढ़ गई ये? तो घटा लेते हैं। अब ये ना सोचना 720 से 1110 कैसे घटेगा, सब तरह से घटता है। कितना आएगा? 1110 से घटा लो, 1110 माइनस 720, 0 0, 11 से 2 गया कितना? 9, 10 से 7 गया कितना आएगा? 390। समझे पाए? 20 लोगों के आ जाने की वजह से 390 साल उम्र बढ़ गई थी। समझे पाए? अब बताओ 20 लोगों की उम्र कितनी है? 390। औसत बताना था, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की। बताओ योग कितना आया था? 390। भाई औसत निकालना है ना, 390 आ रहा है टोटल, और 20 लोगों की है। कटेगा नहीं कटेगा? 0 0 कटेगा। 39/2 का मतलब होता है 19 सही 1/2, 19 साल आधा साल, 19 साल और आधा साल, 19 साल 6 महीने, तो कितना आएगा? 19 वर्ष 6 माह। समझ पाए? बस इतना ही करना था। ये जो यहाँ निकला है भाई, हमको बताना है 390 लोगों का। 390 लोग मतलब 390 उम्र है, उसमें से औसत बताना है। तो औसत क्या होता है? राशियों का योग बड़े राशियों की संख्या। योग आया था 390 और राशियों की संख्या कितनी थी? 20 से भाग करा दिया। समझ पाए? मान लिया इधर, मान लिया आप 5 लोग हो, 5 मित्र हो, ध्यान सुनना। आप 5 मित्र हो, एक की एज 5 साल है, एक की एज 10 साल है, एक की एज 15 साल है, एक की एज 30 साल है। 4 मित्र हो, एक मित्र और ले लेते हैं, और एक मित्र है जिसकी उम्र है 20 साल। बस हम आपसे कहें सबकी एज की बात हो रही है, हम आपसे कहें इनका औसत बताओ, सबको जोड़ लेना, सबको जोड़ लेना। बोलो ये योग हो गया, राशियों का योग हो गया। और भाग किससे कराओगे? जितनी राशियां हैं 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा टोटल? 5 से भाग करा लो। 20 5 25, 10 35, 45, 50 30 80, 80/5, 16 85, 16 वर्ष औसत आ जाएगा। समझ पाए? बोलो 16 वर्ष औसत आया। अब बताओ अगर 16 वर्ष औसत आया है तो फिर से योग निकालने के लिए 5 से फिर से गुणा करा दो, बस 16 पंचे वही चीज़ यहाँ पर है। इधर 20 बच्चों की जो टोटल थी 390 थी, और हमको औसत बताना था, 20 से भाग करा दिए। जितने लोग थे उतने से भाग करा दिए। बोलो ना, बटे में 20 कर देंगे, वही तो वहाँ किया गया। 390/20 कट जाएगा 0 0। 39 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 19.5, यानी 19 सही 1/2, 19 साल पूरा और आधा साल मतलब 6 महीना, तो 19 साल 19 वर्ष 6 माह, यही आ रहा होगा। नहीं पता चला? बोलो स्पीड में नोट कर लो जल्दी से, फिर अगला बता दें। चलो देखें, अब ध्यान सुनो भैया। कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी इसमें होना चाहिए, मतलब 6 अंकों की सबसे पूर्णवर्ग संख्या जो भी है, ठीक है, क्वेश्चन जैसा दिया हम मान लेते सही दिया है। मतलब हमको इन चारों में से पता करना है कि 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग होनी चाहिए।
पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, पूरा पूरा समूचा समूचा, दशमलव नहीं। जैसे 25 का वर्गमूल क्या आता है 5, 100 का वर्गमूल 10। ये सारी संख्याएं क्या हैं पूर्ण वर्ग। जैसे 400 का 20, बोलो 361 का 19, तो ये सारी संख्याएं क्या हैं पूर्ण वर्ग हैं। लेकिन भैया हमको 30 तक का याद होगा, बहुत ज़्यादा याद होगा तो 900 का कहेंगे 30 आ जाएगा, या फिर 1600 आ गया तो कहेंगे 40 आएगा। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ये लाखों में दे देगा तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप हर संख्या को ऐसे लिखो और उसे डिवाइड करना शुरू करो, पेयर बनाओ, जोड़े बनाओ, और कहीं अभाज्य संख्या हो गई तो चेक कर चले जाइए, पता लग 57 सर जी चेक करने पे कटा नहीं के बाद अगले 58 चेक करवे, टाइम लग जाएगा ना। बोलो तो ये तरीका अपनाना बेवकूफ़ी हो जाएगी। हालांकि लग जाएगा उससे भी, ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ पे आपको समय कम मिलता है ना। ठीक, तो आप देखो हम आपको बताते हैं, आप दुनिया के किसी भी नंबर को अगर ये पता करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, यानी पूर्ण वर्ग है या नहीं, या फिर पूर्ण वर्ग है तो कितने का है, आप जुगाड़ से लगाइएगा। मेरी तरह की देख लीजिए, ध्यान सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतने का पता होना चाहिए, बस समझ गए, इतने का पता होना चाहिए। बताओ कभी भी अगर बताओ वर्ग जब करते हो तो उसी संख्या का उसी से तो गुणा करते हो। तो अगर 1 का वर्ग करोगे तो 1 से ही गुणा करोगे तो उत्तर में क्या आएगा 1 ही आएगा। 2 का करोगे तो 2 से ही करोगे, उत्तर क्या आएगा 3 का करोगे तो 3 से तो क्या आएगा 9, 4 का करोगे तो 4 से 16, 5 का करोगे 5 से 25, और 6 का करो 6 से तो 36, 7 करो 7 से तो 49, 8 का 8 से करोगे तो 64, और 9 का 9 से करोगे तो 81, और 10 का 10 से करोगे तो। अब ध्यान सुनना, लास्ट वाला नंबर देखो, इकाई का नंबर देखो, लास्ट वाले देखो बस खाली। यानी कि अगर आप इधर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होगी जब उसके इकाई में क्या क्या होना चाहिए, या तो 1 हो तब वो हो सकती है, लास्ट में 4 हो पूर्ण वर्ग हो सकती है, लास्ट में 9 हो पूर्ण वर्ग हो सकती है, लास्ट में 6 हो पूर्ण वर्ग हो सकती है, और लास्ट में 5 हो पूर्ण वर्ग हो सकती है, लास्ट में 6 हो पूर्ण वर्ग हो सकती है। यानी और 9 हो, 4 हो, 1 हो, कहीं 2 है। अगर किसी भी संख्या में लास्ट में देखो, इसमें कौन कौन नहीं है, देखो 1 है हमारे पास, 1 होगा तो पूर्ण वर्ग हो सकती है। 2 और 3 छूट गए, देखो 2 और 3 है क्या, कहीं है ना। फिर 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होगा, 7 नहीं, 8 नहीं, बोलो, और 9 है, और 10 का मतलब 0। ठीक, यानी कि अगर किसी भी संख्या के इकाई में यानी शुरुआत में लास्ट में 2 3 7 और 8 है तो समझ लीजिए वो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। हम इसी मेथड से अपने ऑप्शन को काट देंगे। अगर किसी में लास्ट में 2 3 या फिर 7 और 8 है तो हम काट देंगे, लेकिन हमने देखा सर जी उसमें तो कहीं जुगाड़ ये फंस ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हो इन्होंने हमको फंसा दिया। देखो लास्ट में 1 है, 1 होगा तो पूर्ण वर्ग हो सकती है, बता रहे हैं, होगी ये नहीं बता रहे हैं। लास्ट में 9 होगा सर जी, हाँ हो सकती है। लास्ट में 1 होगा, हो सकती है, 1 होगा, हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ हमें अब चेक करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान सुनिएगा। आपको बेशक कोई भी स्क्वायर ना याद हो, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि 40 का 1600 होता है, 100 का 10,000 होता है। बोलो बड़े नंबर का तो पता होगा, बड़े नंबर का क्या, छोटे नंबर का आता हो बड़े का कर लेंगे। जैसे मान लिया हम आपसे कहें 100 का वर्ग क्या होगा, तो 100 का वर्ग होगा सर जी लास्ट में 0 4 ठो आएंगे। देखो ना, बोलो 1 1 कम 1 आएगा और लास्ट में पीछे क्या 0 आएंगे, 4 0, यानी कितना बनेगा 10,000। ठीक, समझ पाए। बोलो इसका एक बात बताओ, अगर इनमें से कोई संख्या 10,000 के आसपास होती तो मतलब हम कहते हैं वो 100 के आसपास उसका वर्गमूल निकलेगा। लेकिन है कितना, 9,99,001, ये 9,98,009, 9,98,001, 9,98,101। सर जी इसका मतलब ये हो सर जी ये लाख में पहुंच गई। इसका मतलब ये हो 100 गुणे 100 करके, अगर 100 गुणे 100 होगा तो 10,000 आएगा। बोलो ना, 100 गुणे 100 करेंगे तो 10,000 आएगा। और ये लाख के आसपास है, मतलब ये 1 लाख के आसपास होगी। मतलब अगर सर जी हम 1,000 का गुणा 1,000 में कराएं तब कितना आता है 10 लाख। 9,98,000 का मतलब क्या हुआ 10 लाख। बोलो ना, मतलब ये कि सर जी ये 1,000 के आसपास होगी। 10 लाख आएगा नहीं आएगा बताओ, 3 2 5, 1 0 और ये हो गया 10, 5 0 का मतलब लाख।
बोलो। अब देखो ध्यान से, ये 99,000 9,99,000 1 रुपया लिखा है, 9,99,000। हम इसको मान सकते हैं ना कि सर जी 1 लाख के आसपास है ये, 10 लाख, सॉरी कितना, 10 लाख के आसपास। ये देखो 9,98,000 मतलब 10 लाख के आसपास है। 9,98,001 ये भी 10 लाख के आसपास है। 9,98,101 ये भी क्या है, बोलो, 10 लाख के आसपास। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब ये हुआ सर जी या तो ये 91 वाली लाइन में होगी, या तो ये 92 का होगा, या तो 93 का होगा, या तो 94 का होगा, या तो 95 का होगा, या तो 96 का होगा, या तो 97 का होगा, या तो 98 का होगा, या तो 99 का होगा, या तो 1000 का होगा। बोलो, 991 का, 992 का, 993 का, 994, 995, 996, 997, 998, 999, या तो 1000। बोलो, अगर 1000 का होगा तो सर जी 10 लाख आएगा, जबकि 10 लाख से कम है तो इसका काम खत्म। ठीक, बोलो, अभी देखना इसी में आ जाएगा। फिर देखिए सर जी अगर 999 का होगा, किसका, तो 999 का जब 999 में करेंगे तो 9 गुणे 9 करेंगे तो लास्ट में 81 आएगा, नहीं आएगा? लास्ट में क्या आएगा, बोलो ना, लास्ट में क्या आएगा? इसमें कहीं 81 है लास्ट में, नहीं है ना? मतलब 81 किसी में नहीं, मतलब 999 का भी नहीं। हो सकता है लेकिन अभी चेक नहीं कर रहे हैं। 999 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पढ़ा रहे हैं तो ठीक। लेकिन 999 का लास्ट अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं? बोलो, 1 आ रहा है कि नहीं? तो सर जी अगर 1 आ रहा है तो सब में तो 1 आ रहा है, यानी हो सकता है इधर। अगर ये 999 में से किसी का होगा तो लास्ट में क्या आएगा, तो यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, फिर देखिए अगर 98 का होगा तो लास्ट में, लास्ट का 8 अठाई कितना होता है, 64। सर जी लास्ट में अगर 4 होगा तो 998 का होगा, लास्ट में किसी में 4 है, मतलब ये 998 का भी नहीं। 7 का करेंगे तो 7 से 7 7 49, लास्ट में 9 आना चाहिए, है तो सर जी 997 का भी हो सकता है। ठीक, फिर देखिए 96 में करेंगे तो 6 से 6 का देखो लास्ट का बस 36, 6 है कहीं, मतलब 996 का नहीं होगा ये। बोलो, 95 वाला होगा तो लास्ट में 25, 5 है कहीं, तो सर जी 995 का भी नहीं होगा। 94 है, 4 चौक 16, 6 है कहीं, 94 का भी नहीं होगा। 93 में लास्ट में 3 है, 3 तरह की 9 है कहीं, तो सर जी 993 का हो सकता है, लास्ट में 9 देखो है, हो सकता है, हुआ है नहीं। 92 में देखो लास्ट में 2 है, 2 दूनी 4 है कहीं, इसका भी नहीं हो सकता है। बोलो, बचा कौन, 991, 91 का 1 और 1 कम 1, बस काम खत्म। यानी या तो इनमें से कोई 991 का आएगा, या तो कोई 993 का आएगा, या तो 997 का आएगा, या तो 998 का आएगा, 999 का आएगा। ठीक, हम नीचे शुरू करते हैं चेक करना। अगर ये 999 का होगा, अगर ये 999 का होगा तो लास्ट में 9 आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए, और हो सकता है 999 गुणे 999 करके देखो। 9 हासिल आया 8, 9 81 और 8 89 के 9 हासिल आया 8। बोलो, और 9 81 और 8 89, पूरा हो जाएगा। 3 बार यही आपको लिखना है, यही तो आएगा, बार बार गुणा कराएं। 89 91 लिखना है, एक बार ये लिख लिया, अगली बार वाले में 2 क्रॉस लगा के क्या लिखेंगे, बोलो। 1 9 1 10 0 हासिल आया 1, 9 9 18 1 19, और 9 18 18 8 26 और 1 27। बोलो, और 8 9 17, और 17 2 19 के 9 हासिल आया 1 8 1 9 है क्या? गलत तो नहीं गुणा करा दिए कहीं? बोलो, कितना रहा? 9,97,000। बोलो, 9,97,000, और यहाँ क्या रहा हमारा 9,98,000। देखो कहीं गलत गुणा हो गया, मुझे लग रहा है। 9 9 81 हासिल आया 8, 9 9 81 8 कितना होगा 89, 89 के 9 हासिल आया 8। बोलो, और 9 9 81 और 8 89, पूरा ठीक तो है? कहाँ गलत हुआ हमने? जोड़ 1 9 1 10 0 हासिल आया 1, 9 9 18 1 19 20 ना। फिर कितना आएगा 2, 9 9 18 18 26 2 28 ना, हासिल आया 2, 8 9 17 17 2 19 हासिल आया 1। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर चेक करना चाहो तो गुणा करा के देखोगे, इसी का आ गया। 97 का करोगे
तो अगर इसमें से कोई मैच करता नहीं करेगा, कुल मिला के किसी का नहीं बनेगा, यही बनेगा खाली बस। सुने, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म करते हैं। बाकी इसके अलावा इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं कि सर जी और ये तो फिर वो कटघरा बना के, उसमें तो डिवाइड करने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये 5 प्रश्न हो गया, अब एक बचा है ना, करोगे इसको, करना चाहो कर लो। इसमें सब समझने का था, बस रोक दो। 2 4 की पावर कितनी, बस कुछ नहीं। इधर देखो, सबसे पहली बात देख लो भैया ध्यान से, इधर कभी भी अगर दशमलव लगा हो, उसके बाद तमाम सारे अंक भी दिए हों और पावर भी लगी हो, तो सुन लो इधर ध्यान से। सबसे पहला काम होता है आप अपने इस अंक को मिनिमम छोटा कर लो पावर के रूप में। क्या करो, मिनिमम छोटा कर लो पावर के रूप में। और मिनिमम छोटा पावर में कब होता है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला काम है आप दशमलव हटाइए। क्या करिए, जब दशमलव हटाओगे तो इसी के नीचे लिखा आता है 1 और जितने अंक होते उतने 0। 1 2 3 4, बोलो 1 2 3 4 5, बोलो। इसके लिए 1 लिख दिया गया और ये 3 0 ये वाले, 3 2 5 0, काम खत्म। 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10। अच्छा, हम आपको करके दिखाते हैं कैसे। 1024 को जब आप तोड़ोगे, पावर रूप में बनाओगे, तो पहले 2 से डिवाइड करोगे। तो 2 पंचे 2 एकम 2 दूनी 2 दूनी 2 पंचे 2 छंग 2 एकम 2 दूनी 2 अठे 2 छंग 2 चौके 2 तैया 2 दूनी 2 सोलहियम 2 अठे 2 चौके 2 दूनी 2 एकम। देखो 10 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चाहे 10 2 को 10 बार लिख लो और चाहे 2 की पावर 10 लिख लो, बात एक ही है। अच्छा, समझ पाए? तो हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर वाले की जगह पर लिखेंगे 2 की पावर 10 और बटे इधर देखो यहाँ ये क्या दिया है, कितना दिया है, कितना लिखा है, 1 लाख। चाहे तो इसको पड़ा रहने दो, ठीक, और मन हो तो इसको पावर में इसको भी बदल लो, चेंज करें। अब ध्यान देखिएगा, कितने 5 0 है ना, 2 पंचे 2 शून्यम, पीछे 4 0 लगाओ, 2 शून्यम 2 शून्यम 2 शून्यम, ठीक, बोलो। फिर 2 दूना 4, इधर कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 3 0, बोलो। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 2 0, बोलो। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 1 0, बोलो भैया। तो तैया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब बताओ किससे कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, बोलो। इधर देखिए, ये आएगा आपका 5 छक्का 30, 1 31 12, 5 हैं 5 दूनी 10 50 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 50 25, 5 दूनी 10 50 25, 50 25, 5 एकम 5। 2 कितनी बार है, 5 बार। तो यहाँ करेंगे 2 की पावर 5। 5 कितनी बार है, कितना है, 5 बार। तो 5 की पावर 5, बस काम खत्म। और होल पावर कितनी लगी थी, ठीक। जब ब्रैकेट हटेगा तो घात का घात में गुणा होता है, अंश में भी होता है और हर में भी होता है। तो 2 की पावर 10 पहले से थी, इसके बगल में गुणा होगा तो 1/5 हो जाएगा, बटे ये वाली पावर 5 नीचे भी लग जाएगी। अच्छा, तो 2 की पावर 5 पहले से थी, गुणे 5 की पावर 5 पहले से थी, और इसकी पावर क्या लगेगी, अब ऐसे कर लो, देख लो। 2 की पावर 10 बटे 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5 है। जब आप होल पावर लगे है ना, तो आप पावर को आधी आधी भी बांट सकते हो। अच्छा, अंश में भी वही उतनी पावर लगा दो, होल ब्रैकेट लगा के, हर में भी। अब देखिए, जब इसका ब्रैकेट हटेगा तो इसकी पावर इसमें गुणा होगी, इसका ब्रैकेट हटेगा तो इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो 2 की पावर 10 गुणे 1/5, ये देखो गुणा हो गया। अच्छा, और बटे 2 की पावर 5 पहले से था, इसे 1/5 गुणा इसके साथ भी होगा, ठीक। और फिर ये वाला गुणे लगाओगे, 5 की पावर 5 पहले से था, इसका भी गुणा 1/5 में होगा। 5 दूना कटेगा, फिर यहाँ देखो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, बोलो। यानी यहाँ लिखा 2 की पावर 2 बटे यहाँ 2 की पावर 1 मतलब केवल 2 गुणे 5 की पावर 1 मतलब खाली 5। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 ही तो होता है। और 2 पंचे बताओ 10 है, हटा के क्या करोगे, एक अंक बाद 10 लगा लोगे, 0.4 आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा भैया, तो 5 10 की पावर कर लो, करो। इधर सुनो, इसको जो हमने तोड़ा था यहाँ पे, इसको ना अगर चाहो तो मत तोड़ो,
जैसे यहाँ कितना दिया है, कितनी जीरो कितने लगे हैं, 5, तो आप खाली 10 लिख के 5 लिख लेना बस। समझ पाए? तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। यानी कि अगर कभी भी जैसे 10 लिखा है तो 10 का मतलब हुआ 10 की पावर 1। अच्छा, ठीक। जैसे हमने लिख दिया 100, तो जब 100 लिख दिया इसका मतलब हुआ 10 की पावर 2, जितने जीरो उतनी पावर। ठीक, 10 पे पावर लगानी है। लेकिन जैसे हम आपसे कहें 3 जीरो हैं, क्या लिखोगे? ठीक, जैसे हम आपसे कहें 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे? जितने जीरो हों, छोड़ना एक को जीरो छोड़ना नहीं है, 10 पे उतने जीरो लगा लेना, तोड़ने से बच जाओगे। समझ पाए? तो जो प्रश्न इतना लंबा हो गया इतना लंबा नहीं होगा। देखो ये दिया है, बताओ ये पॉइंट हटा के नीचे इतना हो गया। 1024 का मतलब हुआ 2 की पावर कितनी, 10, और बटे भैया नीचे कितना दिया है, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सर जी जितने जीरो होंगे एक के पीछे उतनी पावर लगेगी 10 पे, हो गई ना 10 की पावर 5। होल पावर कितनी थी, तो 1/5 इसके साथ भी गुड़ा, 1/5 इसके साथ भी गुड़ा, तो जाएगा 2 की पावर 10 गुड़े 1/5, फिर बटे 10 की पावर 5 गुड़े 1, 5 से 5 कटेगा, 5 दून 10, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 2 यहाँ हो जाएगी, और बटे 5 यहाँ 10 आएगा केवल, 2 दूनी 4/10 कितना हो जाएगा, इसे कर लो। ठीक, तो इधर अगर 1 लिखा हो, 1 के पीछे कितने भी जीरो लगे हो, तो उसको तोड़ने की जरूरत 10 के ऊपर जीरो गिन के लगा लेना बस। ठीक, कर लो फटाक से भैया, सेव कर दो इसको।